Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are fine. So that would be our last final part of our ethical considerations lecture. इंशाल्लाह आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को और इसमें हमने जो अब तक पढ़ा है द ABS Code of Ethics and we also had studied that the 5 ethical principles जिसमें beneficence, non-beneficence, fidelity and responsibility, integrity, justice, respect for people rights and dignity, ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ चुके हैं. ओके सो 3 टोटल इसके हुए थे. ये तीसरी वीडियो है एथिकल कंसिडरेशंस पे. सो आज जो हम पढ़ेंगे द की एथिकल इश्यूज़, जिसमें आता है क्लाइंट वेलफेयर. सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं. ड्यू टू द रूल दिस सर्व साइकोलॉजिस्ट, क्या है कि साइकोलॉजिस्ट अपने असूलों के मुताबिक अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं. ऑफन वर्क विद इंडिविजुअल्स हु आर वनरेबल ड्यू टू देयर एज, और वो काम करते नज़र आते हैं किन के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ. अक्सर इंडिविजुअल्स एक तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं या तो वो इंडिविजुअली कर रहे होते हैं या ग्रुप के साथ. अब जैसे किसी ने काउंसलिंग करनी है, मेडिसिन्स में तो ज़ाहिर सी बात है कोई थेरेपी होगी तो वो इंडिविजुअली होगी. हाँ, कुछ थेरेपीज़ होती हैं वो भी ग्रुप होती हैं, मगर ज़्यादातर जो है वो 1 to 1 ही होती हैं. इसी तरह काउंसलिंग में भी क्या होता है कि 1 to 1 काउंसलिंग होती है और ग्रुप काउंसलिंग भी हो रही होती है. समटाइम हम देख रहे होते हैं कि एक स्पीकर जो होता है वो सारे के सारे ग्रुप को डील कर रहा होता है. ज़्यादातर हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में भी हमें नज़र आता है और इसकी तो बहुत सी आम मिसालें हैं. लेक्चर भी टीचर जो है वो खड़े होकर दे रहे होते हैं. सो वो तो एक काउंसलिंग नहीं चल रही होती, खैर वो एक लेक्चर होता है, वो अलग चीज़ है. बहरहाल इसी तरह से ग्रुप काउंसलिंग भी होती है समटाइम. ठीक हो गया. और इंडिविजुअल 1 to 1 काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों ज़्यादा यही प्रैक्टिस में है. इसकी वजह ये है कि जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा एक तो कंफर्टेबल फ़ील करता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में. देखिए, जब कोई भी किसी की ग्रुप काउंसलिंग कर रहा होगा तो इंडिविजुअली लोगों के क्या मसले मसाइल हैं उसको नहीं वो देख रहा होगा. वो एज अ ग्रुप, एक ग्रुप जो है वो किस नेगेटिव बिहेवियर को प्रैक्टिस कर रहा है. ठीक है, वो एक पूरे के पूरे ग्रुप के नेगेटिव बिहेवियर की बात हो रही होगी, उस उनके पर्सनल इश्यूज़ नहीं होंगे उसके बीच में. सो जो सिंगल काउंसलिंग 1 to 1 काउंसलिंग होती है उसमें क्या होता है कि एक मतलब डीपली जाके एक ही इंसान के केस को प्रॉपरली स्टडी करना कि वाई दिस मैन इज़ कि मतलब ये इंसान क्यों इस तरह का बिहेवियर कर रहा है या इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं. सो इसके लिए 1 to 1 सेशंस जो होते हैं वो ज़्यादातर पेशेंट्स लेना पसंद करते हैं. हाँ, पेशेंट के साथ एक इंसान जो है, अगर पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता और तो तब हम अलाउ करते हैं कि एक पेशेंट के साथ उसका कोई रिलेटिव आकर बैठ जाए, ताकि पेशेंट जो है वो अपनी कंफर्ट ज़ोन में हो और वो खुल के एक्सप्रेस कर सके. मगर ज़्यादा प्रेफरेंस इसको ही मिलती है कि जो पेशेंट है वो अकेला आए और अपना सेशन लिए अपने साइकोलॉजिस्ट से. ओके, सो नेक्स्ट इज़ हु आर वनरेबल ड्यू टू देयर एज. सो एज की वजह से कोई हर्ट हुआ हो अपनी एज की. अब एज की वजह से कोई कैसे हर्ट हो सकता है, दो वजूहात हो सकती हैं. एक तो जो बच्चा होता है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है और वो फ़ील कर रहा है कि मुझे सारे घर में ये कहते हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं नहीं कर सकता, अभी आप छोटे हो बेटा. इस तरह हम बच्चों को अक्सर कह रहे होते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते, अभी आप छोटे हो. सो एक तो इस तरह से बच्चे को नहीं डील करना चाहिए. और दूसरा क्या है कि ये एक वो फ़ील करता है कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं नहीं कर सकता. एक उसके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाती है. ठीक है, सो बड़ा होके भी उसे यही फ़ील करवा रही होती हैं मदर्स. खैर यहाँ पे तो बच्चे बहुत बड़े हो जाएं तब भी मदर्स यही फ़ील करवा रही होती हैं कि तुम छोटे हो. सो ये क्या चीज़ है कि एज फैक्टर इस तरह से एक तो दूसरा क्या हो सकता है कि मदर की तरफ से
मदर जो होती है सम टाइम बच्चे और मदर में एक एज डिफरेंस होता है। सो मदर्स समझ नहीं रही होती सम टाइम बच्चे के बिहेवियर को, और उन पे सम टाइम शाउट कर रही होती हैं, उन्हें मार रही होती हैं। और सो ये क्या चीज़ें हैं उनकी डेवलपमेंट में कोई डिसऑर्डर बन के उनकी मतलब जैसे वो बड़े होंगे उनकी डेवलपमेंट में कोई डिसऑर्डर हो सकता है इन फैक्टर्स की वजह से, कि अगर घर में कोई बड़ा जो है उनके ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और हर वक्त एक फ़ाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम उनकी बॉडी में एक्टिवेट रहता है, और एक स्ट्रेसफुल माहौल बना रहता है घर में, हर किसी का अग्रेसिव बिहेवियर है, और ये जो सारी चीज़ें हैं। सो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये तो हमने बच्चों की बात कर ली, और दूसरी तरफ आ जाते हैं कि एज किन के लिए ज़्यादा वो हो सकती है प्रॉब्लमेटिक। जब कोई इंसान एजड हो जाता है तो तब भी हम फील करते हैं कि जैसे एक तो हमें फिज़िकली नज़र आ रहा होता है कि ये इंसान वीक है, ठीक हो गया। एक तो फिज़िकल अपीयरेंस से नज़र आ रहा होता है कि जैसे जैसे कोई इंसान बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, लाइक 40 की एज में जा रहा है, या 40 से ऊपर चला गया 50-40 में, तो वो हमें नज़र आता है कि उसके बिहेवियर में भी कुछ चेंजिंग्स आ रही होती हैं, कुछ उसके इमोशंस में भी चेंजिंग्स आ रही होती हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस हर चीज़ जो है वो वीक हो रही होती है। जैसे फ़िज़िकल अपीयरेंस उनकी नज़र आ रही होती है उनकी फ़िज़ीक से ही कि वो वीक हो रहे हैं, ठीक है? उसी तरह उनकी इंटेलिजेंस होगी, उनकी मेमोरी होगी, उनकी उनकी इमोशंस होगी, हर चीज़ जो होती है वो इमोशनली भी वीक हो रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअली भी वीक हो रहे होते हैं। सो वो पूरी तरह से वीक हो रहे होते हैं हर लिहाज से। सो हमें ये एक चीज़ तो यंगस्टर्स को चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें अपने पेरेंट्स के लिहाज से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिहाज से, कि वो उनके अंदर इमोशनली वो वीक हो रहे हैं, ठीक हो गया। दूसरी तरफ जो चीज़ आती है वो है कि हम देखते हैं कि घर में जो बड़े होते हैं उनके अंदर एक फिक्सडनेस आ जाती है। फिक्सडनेस क्या है कि जैसे कि यंगस्टर्स में हम देखते हैं इसके अल्टरनेटिव क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनके बिहेवियर में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनकी आप कह सकते हो कि उनके आइडियाज़ में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने ओपिनियन में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, यानी उनकी पर्सनालिटी जो होती है यंगस्टर्स की और वो एक फ्लेक्सिबल होती है पर्सनालिटी। मगर जो बड़े होते हैं, जो ज़्यादा 40 से ऊपर चलेगी होती है जिनकी एज, उनके अंदर फिक्सडनेस आना शुरू हो जाती है। लाइक पुख्तगी जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि पुख्ता दिमागी हो जाना, या नॉलेज उनका पुख्ता हो जाना। सो एक तरह से फिक्सडनेस किस तरह से अब एज में ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आती है कि जो हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि जैसे हम देख रहे होते हैं कि सम टाइम पेरेंट्स जो होते हैं मदर्स को ख़ास तौर पे छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हुई नज़र आ रही होती हैं। और दूसरी तरफ क्या होती है कि पेरेंट्स छोटी-छोटी, हम कहते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इस पे मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो उसे बहुत ज़्यादा जो है वो ले रहे होते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो फ़ील कर रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन को या इवेंट को। और इसी तरह अपने आइडियाज़ को लेकर भी उन्हें लगता है कि शायद उन्हें उनके पास एक्सपीरियंस है, और बिल्कुल वो ठीक उन्हें लगता है। उनको क्या है कि उनके अंदर फिक्सडनेस होती है इस लिहाज से कि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हें ज़्यादा पता है, बच्चों को नहीं पता। तो वो एक तरह से फिक्सडनेस होती है, ठीक है। सो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, अब डिसेबिलिटी सॉरी रह गया। डिसेबिलिटी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि आसपास कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो फिज़िकली डिसेबल होते हैं, कुछ किसी ना किसी उनकी डेवलपमेंट में कोई डिसेबिलिटी आ गई होती है, या किसी और किस्म से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई डिसेबिलिटी को हम सादा ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान में यही कहेंगे कि मजबूरी होना, किसी भी किस्म की हो सकती है वो, ठीक हो गया। जब कोई इंसान मज़दूर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल टाँगों से कोई मज़दूर है, कोई टाँगों से मज़दूर है, तो वो तो फ़ील करेगा कि उसके आस-पास उसके एज फ़ेलोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, जहाँ उनका दिल करता है वो उठ के जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करता है जाते हैं। और एक मैं हूँ कि मैं लेटा हुआ हूँ, या मैं बस सारा दिन बैठा रहता हूँ, या मैं अपनी व्हीलचेयर पे बैठता हूँ, मुझे चलने के लिए भी इतना कुछ जो है वो
अरेंज करना पड़ता है, मुश्किल से मैं अपनी जगह चेंज करता हूँ ये वो। सो इस तरह से उनके अंदर वो अंदर ही अंदर इमोशनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे होते हैं, चाहे वो अपनी ज़ाहिरी तौर पे दिखा रहे हों कि नहीं आई एम कॉन्फिडेंट इनफ और आई एम स्ट्रॉन्ग, मगर कुछ ना कुछ उनके अंदर जो है वो फ़ील कर रहे होते हैं। सो एक तो ये मसला हो गया। दूसरा क्या है कि क्योंकि आखिर वो इंसान है, वो फ़ील तो करेंगे ना कि मतलब आसपास जो लोग उनके इतने सारे लोग हैं जो बिल्कुल ठीक हैं और एक वो इंसान है। इसी तरह जो अंधा हो गया कोई इंसान जिसको नज़र नहीं आता, तो उसके लिए भी ये भी बहुत ज़्यादा मसला है कि आसपास बैठे लोग कहीं गए हैं ट्रिप पे, तो वो सारे खुश हो के कह रहे हैं कि वाओ कितना प्यारा सीन है, तो तब भी वो फ़ील करते हैं कि ये क्या मैं नहीं देख सकता, पता नहीं कैसा सीन होगा क्या है। या कोई कलर्स की बात करते हैं, कितना प्यारा कलर है, हाँ ये चीज़ कितनी प्यारी है। सो इस तरह उनके अंदर भी ये चीज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी करके वो फ़ील कर रहे होते हैं, टॉक्सिक होती है उनके लिए, बहरहाल वो फ़ील कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्या चीज़ आती है कि एक सोसाइटी भी उन्हें फ़ील करवा रही होती है। सो सबसे बड़ा मसला मेरे ख़्याल में ये है कि सोसाइटी उन्हें बार-बार फ़ील करवा रही होती है कि नहीं तुम्हारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है। सो हमें चाहिए कि हम इनकरेज करें, उनको उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उनको मोटिवेट करें, उनकी हेल्प करें जिस कदर हम कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है। मगर हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि बहुत सी इस तरह से नेगेटिव लोग होते हैं जो उन्हें फ़ील करवा रहे होते हैं, बार-बार उन्हें रिमाइंडर दे रहे होते हैं। सो ये बहुत बुरी बात है। तीसरी जो चीज़ आती है वो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में क्या आता है कि हम देखते हैं कि इंसान क्लास की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि क्लास में कुछ बच्चे हैं जो अब इंटेलेक्चुअल जो होती है वो भी 2 तरह से होती है, ठीक है? पहले हम एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। क्लास में बच्चे हैं कि उनकी टीचर जो है वो जज कर रही है उनको उनकी मेमोरी के लिहाज से कि किसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, ठीक है? हालाँकि इंटेलिजेंस है जो है वो 2 तरह से होती है। और हर इंसान में इन दोनों में से कोई ना कोई होती है इंटेलिजेंस, ठीक है? या तो एक इंसान जो है वो क्रिएटिव माइंड रखेगा, या फिर एक इंसान जो है वो उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होगी। सो जो क्रिएटिव माइंड है, आपको पता है कि बहुत पावरफुल, जितना मैं कह सकूँ, जितनी इम्पोर्टेंस मैं बयान कर सकूँ इसकी कम है। क्योंकि दुनिया में अब तक जितनी भी इनोवेशन आई है, जितनी भी तरक्की दुनिया ने की है, वो क्रिएटिव माइंड्स की वजह से की है, ठीक है? क्रिएटिव माइंड की एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आइंस्टाइन के सर पे एप्पल लगा, उसके ज़हन में वो पहले से कुछ सोच रहा था। तो जब एप्पल लगा तो उसने अपने आइडियाज़ के अंदर जो है वो अ रिएक्शंस जो भी हुए, सो उसने एक नया जो अपना न्यूटन ने लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ग्रेविटी का जो उसने लॉ दिया, तो वो किसकी वजह से था? उसकी आइडियाज़ की क्रिएटिविटी की वजह से था, उसकी इमेजिनेशंस की वजह से था, उसकी डीप थिंकिंग की वजह से था। सो एक तो ये इस तरह की क्रिएटिविटी होगी, और ये जो क्रिएटिविटी होती है ये टाइम लेती है। ऐसा नहीं होता कि आप अभी आपके सर में एप्पल लगा था, न्यूटन के सर में, उसने फ़ौरन से लॉ पेश कर दिया, नहीं, एक लॉन्ग टाइम लगा था उसको अंडरस्टैंड करने में। एक फ़ोकस्ड होके वो एक ही चीज़ पे, नुक्ते पे सोचता रहा। फिर जो है उससे कहीं जाके उसने फ़ील किया कि मैं इसको एज़ लॉ की शक्ल दूँगा, और ग्रेविटी भी एग्ज़िस्ट करती है। उसने अपना आइडिया जो है वो प्रेज़ेंट किया दुनिया के सामने। सो इंटेलिजेंस क्या होगी? 2 तरह की होगी। दूसरी इंटेलिजेंस क्या होगी? ये तो क्रिएटिविटी होगी। दूसरी इंटेलिजेंस होगी कि किसी इंसान के अंदर मेमोरी शार्प बहुत ज़्यादा है, उसकी वो फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी है, वो किसी भी चीज़ को एक बार देखता है और उसे फ़ौरन से झटपट में याद हो जाती है, जिसे हम सादा ज़ुबान में रट्टा भी कह सकते हैं, या रट्टा अगर नहीं भी है तो पक्का वाला दिमाग है कह लो, कि फ़ौरन से जो चीज़ उसने पढ़ी फ़ोटोग्राफ़िकली उसके माइंड में जाके स्टोर होगी। सो ये भी इंटेलिजेंस है, और ज़्यादातर इम्पोर्टेंस जो है एशिया में ज़्यादातर इसी को दी जाती है। मेमोरी शार्प होने की वजह से ही बच्चों को तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं, और वो बच्चे जिनका माइंड क्रिएटिव होता है, ना तो उनकी क्रिएटिव स्किल्स पे कोई काम किया जाता है, ना ही उन्हें उस तरह से पॉलिश किया जाता है, और सिर्फ़ उन बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और एप्रिशिएट किया जाता है जिनका रट्टा पक्का होता है, या फिर हम कह सकते हैं
मैं रटे को इस तरह नेगेटिवली नहीं ले रही। मेमोरी का शार्प होना भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मेमोरी के साथ आपकी क्रिएटिविटी भी हो तो ये तो चार चाँद लग गए, मतलब बहुत ही अमेजिंग हो गया ना। मगर ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से महरूम रखा हो कि उसके पास ना क्रिएटिविटी है, ना मेमोरी शार्प है, ठीक है। सो इन दोनों काइंड्स में से इंटेलिजेंट की कोई ना कोई एक ज़रूर होती है इंसान में, ठीक हो गया। सो जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं, सम टाइम एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर देखने में यही है कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, सोशली भी वो कम इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। सो ये होता है क्रिएटिव माइंड। सो अच्छा, ये क्या आ गई इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी, ये कैसे हो सकती है कि कोई बच्चा है उसको जब इस तरह से जज किया जाएगा कि ये बच्चा अब कुछ नहीं कर सकता। लाइक क्लास में सिर्फ वही बच्चे आ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है, उसकी ना क्रिएटिव स्किल्स पे काम किया जा रहा है। तो वो एक उसकी इमोशंस को जो है अंदर ही अंदर से बच्चा फ़ील कर रहा होगा, उसको वो फ़ील करेगा कि नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, शायद मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। और सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी उसको उसकी इमोशंस को हर्ट कर सकती हैं। एंड अदर कंसर्न्स और अदर दूसरे लोग, ये क्योंकि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई ये इतना लंबा चला गया, एक एक पॉइंट को एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने में टाइम लगे, मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड अदर कंसर्न और वजूहात हो सकती हैं लोगों की जिनकी वजह से वो साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं 1-to-1 सेशंस के लिए। ओके, so when working with these individuals, psychologists must always strive to protect the welfare of their clients. तो क्या है कि जब साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं अपने इंडिविजुअल्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ, तो साइकोलॉजिस्ट को क्या चाहिए कि वो उनके लिए हमेशा हर वक्त उनकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो उनकी एक तो प्रोटेक्शन के लिए काम करें, एक उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हों, और उनके राइट्स का ख्याल रख रहे हों। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फॉर्म्ड consent. Sorry, psychologists are responsible for providing a wide range of service in their roles of therapy. So psychologists are responsible for providing a wide range of service. साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मतलब वैरायटी होती है उनकी कि वो डिफरेंट तरह से सोसाइटी में जो है वो अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमात से सोसाइटी को की हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। डिफरेंट तरह से सोसाइटी को के लिए काम कर रहे होते हैं। सो वो क्या हो सकता है, इन देयर रोल्स एज थेरेपिस्ट, वो एज अ थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, रिसर्चर्स काम कर सकते हैं, एजुकेटर्स काम कर सकते हैं। एजुकेटर्स में ये भी इंस्ट्रक्टर्स हो गए, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में थेरेपिस्ट होते हैं। क्लास में टीचिंग मतलब टीचर्स की काउंसलिंग के लिए भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ती है सम टाइम। और सम टाइम साइकोलॉजिस्ट ने, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ानी भी तो है, किसी ने तो एज अ इंस्ट्रक्टर भी काम कर रहे होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। और दूसरी तरफ आते हैं एंड कंसल्टेंट्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे किसी भी किस्म की किसी पेशेंट की सर्जरी करवानी है या कोई सीरियस किस्म की थेरेपी होनी है उसकी, या फिर आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी भी पेशेंट को एक तो उसमें ट्रीटमेंट कोई लेना है, कोई लेज़र ट्रीटमेंट हो गया। सो इन सारी चीज़ों में जो है ज़रूरत पड़ती है किसकी, कंसल्टेंट की, कि वो पूरी तरह से उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये रिस्क हो सकते हैं जो हम ले सकते हैं थ्रू आउट द थेरेपी और आपके ट्रीटमेंट के दौरान। सो ये रिस्क हो सकते हैं, और हो सकता है आपको कोई इस तरह से कुछ मतलब नेगेटिवली आप इस चीज़ को कंट्रोल ना कर सकें, या उन्हें हर तरह के रिस्क से एक तो आगाह करना और उन्हें एज़ पॉसिबल
कि वो किस तरह से कॉप अप कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से गाइड करना कि क्या प्रोसीजर होगा। मशवरा देना ना, असल में कंसल्टेंट तो ये हो गया, मशवरा देना, ठीक है। तो अच्छे से मशवरा देना इनका काम होता है कंसल्टेंट्स का, कि उन्हें प्रॉपरली गाइड करना, फिर उन्हें एक अच्छा मशवरा देना। ओके, सो when people are acting as consumers of psychologist service, they have right to know what to expect. ओके, तो क्या है कि जब जो लोग साइकोलॉजिस्ट से कोई भी किसी भी किस्म की उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के पास फिर पूरा राइट होता है कि वो उनसे डीपली चाहे उनकी साइकोलॉजिकली उनकी टेस्टिंग करे, उनका एनालिसिस करे, किसी भी किस्म से उनके डिफरेंट टेस्ट करवा के, लाइक उनकी इमोशंस के हवाले से उनसे क्वेश्चंस कर सकता है उनकी काउंसलिंग के दौरान, उनकी इंटेलिजेंस को जज कर सकता है, और उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को जान सकता है, पूछ सकता है, उनसे सवाल कर सकता है, उनकी डेवलपमेंट में कोई डिसऑर्डर या किसी भी किस्म का कोई फैक्टर, तो वो हर तरह से जो है वो डीपली अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी जो है साइकोलॉजिस्ट फिर राइट रखते हैं जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं किसी भी किस्म की सर्विस लेने के लिए। तो साइकोलॉजिस्ट के पास राइट होता है कि वो आपसे किसी की जो है पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं और आपको फिर बतानी भी होती है। In therapy, obtaining informed consent involves explaining what service are offered. सो इसमें क्या होता है कि थेरेपी, जैसे किसी ने थेरेपी करनी है तो वो अपने क्लाइंट को बताएगा पूरी तरह से कि किस किस्म की जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको थ्रू आउट हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, और उसको एक्सप्लेन करेगा कि मेथड क्या होगा, मैं किस तरह से आपके ऊपर क्या क्या हम रिस्क ले सकते हैं, और प्रोसीजर क्या होगा, मेन ये बात है। व्हाट द पॉसिबल रिस्क माइट बी, और पॉसिबल रिस्क क्या लिया जा सकता है, एंड द पेशेंट राइट टू लीव ट्रीटमेंट, और पेशेंट के पास पूरा राइट है कि अगर वो ट्रीटमेंट को जारी नहीं रखना चाहता तो वो माजरत कर सकता है और वो अपना जो ट्रीटमेंट है या थेरेपी है वो स्टॉप करवा सकता है। वन कंडक्टिंग रिसर्च, और जब रिसर्च हो रही हो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट involves letting participants know about any possible risk. ओके, तो क्या होता है कि जब कोई भी किसी भी किस्म की रिसर्च चल रही हो तो अपने रिसर्चर्स के साथ, अपने साथ काम करने वाले कोलीग्स हो गए आपके, उनके साथ भी आपको बताना पड़ता है कि हो सकता है हमें किसी भी किस्म का इसमें रिस्क लेना पड़े, या हमें अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। ठीक हो गया, कोई रिस्क अगर लेना पड़ सकता है तो वो भी उनके साथ खुल के डिस्कस करना सारा। ठीक, ऑफ टेकिंग पार्ट इन रिसर्च। सो वही सारी बात आ गई कि रिसर्च में अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो फिर आपको अपने रिसर्चर्स के साथ बिल्कुल खुल के सारी बात जो है वो डिस्कस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। Okay, therapy requires providing a safe place for clients to discuss highly personal issues without fear of having this information shared with others or made public. ओके, सो थेरेपी में क्या होता है कि हमने अपने क्लाइंट को सेफ़ प्लेस देनी होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी में ये होता है कि आपने जो है सेफ़ प्लेस देनी है, और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई जो है कोई कैमरा नहीं होना चाहिए, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। आपका पेशेंट जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट फ़ील करे और कंफर्टेबल फ़ील करे आपको आपके साथ हर किस्म की बात डिस्कस करने में, अपने पर्सनल हाईली पर्सनल इश्यूज़ भी डिस्कस करने में उसे कोई भी किसी भी किस्म की हेजिटेशन फ़ील ना हो। विदाउट फेयर वो आपके साथ जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर सके। ठीक हो गया, और उसको किसी भी किस्म का ऐसा डर भी नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से कि आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे, इवन दो आप अपने कोलीग्स के साथ शेयर करेंगे, या फिर अपने बाकी जो है उसे किसी भी किस्म से ये लाइक पब्लिश आप कर देंगे, या पब्लिकली सोशल मीडिया पे जो है आप डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास किसी एक्ट्रेस का जो है वो केस आता है, वो आपसे काउंसलिंग लेता है, तो उसमें भी क्या होता है कि आप
ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो पेशेंट है वो पूरी तरह से अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करे आपके पास। ऐसा ना हो कि वो थेरेपी लेकर जाए और वहाँ से न्यूज़ चल रही हो जी फ़लाँ एक्ट्रेस जो था वो यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के गया या ये वो। इस तरह से नहीं होना चाहिए अगर किसी ने काउंसलिंग सेशन भी लिया है या कोई भी। ओके। ये तो एक्ट्रेस की बात होगी। वैसे कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई भी किसी भी किस्म का इंसान हो सकता है। सो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बाहर रखना, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, ज़ाहिर सी बात है। कोई फेमस इंसान है तो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अगर आप सोसाइटी में लीक करेंगे तो वो कितनी ज़्यादा उसके लिए harmful हो सकती है. So however sometimes a psychologist might need to share some details such as when consulting with other professionals. So क्या है sometimes psychologist को ज़रूरत पड़ती है कि वो शेयर करें आपकी डिटेल्स को अपने कंसल्टेंट्स के साथ या अपने प्रोफेशनल्स के साथ. So ठीक है, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं डिस्कस, मगर अगेन किसी इंसान का नाम नहीं लेंगे। वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बाहर रहेगी। वो आइडियाज़ पे बात करेंगे, जनरल बात होगी। वो किसी को पॉइंट आउट करके बात नहीं होगी। हाँ, जज भी किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जज नहीं करना अपने पेशेंट को। जज क्यों नहीं करना? जज नहीं करेंगे तो आप उसको उसका मसला कैसे हैंडल करेंगे? सो जज तो किया जा सकता है। मगर मसला ये है कि आपने जब बात करनी है किसी भी पेशेंट के बारे में, आपस में साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल्स मिल के बात करें हैं, तो कोशिश करें कि जो आपका पेशेंट है उसका नाम ना लिया जाए। ठीक है? आइडियाज़ पे बात करें, एक्स वाई ज़ी का नाम दे दें कि एक्स की ये बात है, ज़ी की ये बात है। सो इस तरह करके सो पर्सनली उसे पॉइंट आउट ना करें, उसका नाम ना लें ख़ास तौर पे। ठीक हो गया? So when consulting with other professionals or when they are publishing research, और जब आप रिसर्च को पब्लिश करें तब भी आप किसी का नाम ना लें। ठीक हो गया? So next point is competence. Okay. The training, education, and experience of psychologists is an important ethical concern. सो क्या है कि ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगी, एक्सपीरियंस हो गया। साइकोलॉजिस्ट के हवाले से बात हो रही है कि उनका ट्रेंड होना और उनकी एजुकेशन जो है वो उस जिस बारे में वो बात कर रहे हैं उस हवाले से उनका उनका कोर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर कोई थेरेपी कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए पूरा थ्रू आउट प्रोसीजर, उन्हें पता होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी में आती हैं कि आप कॉम्पिटेंट कितने हैं। ठीक है? इज़ एन इम्पॉर्टेंट एथिकल कंसर्न। ये भी आपके एथिक्स में शामिल है कि आप ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, बस आपने ऐसे ही हाथ में पकड़ा स्लाइड्स और पढ़ाना शुरू कर दिया। सो एटलीस्ट आपने पहले उससे किसी न किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू या किसी टीचर के थ्रू वो चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हुई हों। ये टीचर्स पे भी आता है और इसी तरह बाकी जो है साइकोलॉजिस्ट हो गए, डॉक्टर जो हैं, सर्जन्स हो गए, हर तरह से जो भी जिस भी शोबे में काम कर रहा है कम अज़ कम आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए पूरी तरह से। Okay, psychologist must possess the skill and knowledge to properly provide the service that client need. For example, if psychologists need to administer a particular assessment in a course of treatment, they should have understanding of both the administration and interpretation of that specific test. ओके, अगेन वही बात आ जाती है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आप स्किलफुल हो, वेल प्रिपेयर्ड हो, पॉलिश्ड हो। सो दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप अपनी फ़ील्ड के लिहाज से कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम करें आप उसकी अहलियत रखते हैं या नहीं रखते। ठीक हो गया? यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल आप ले लें कि जैसे कोई है
लाइक अगर थेरेपी करते हुए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है या वो छुट्टी पे है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर का काम आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या काम करना था। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने सारा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसका क्या काम है। अगर वो नहीं आया तो मैंने उसकी जगह पे किस तरह से मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ, उसके आपको किस तरह से उस खला को किस तरह से पूरी किया जा सकता है। सो दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप अगर आपने पूरी तरह से अच्छी नीयत से पढ़ा होगा सारा कुछ, तो आप तभी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, आइडियाज़ जनरेट कर सकेंगे अपने इल्म की बना पर। सो दैट्स ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। कॉम्पिटेंसी बहुत ज़रूरी है, जितनी कही जाए उतनी कम। Okay, so case study. A therapist had practiced individual psychoanalysis for 10 years. After completion of a 4 hours continuously education workshop on family therapy. अच्छा, केस स्टडी में ये होता है कि कोई भी जो पेशेंट का आपके पास केस आया तो आपने थ्रू आउट उसका साइको एनालिसिस किया। साइको एनालिसिस में अगेन वो डेवलपमेंट आ जाता है कि अगर डेवलपमेंट में कहीं किसी भी किस्म का ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं रहा, कोई कोज तो नहीं हुआ जिसकी वजह से जो है डिसऑर्डर हो सकता है। सो ये चीज़ हो गई। और दूसरी ईगो, सुपर ईगो का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भी इसमें आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें आ गई। तीसरी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि मतलब कोई थेरेपी कर रहा है तो वो एक तो साइको एनालिसिस करेगा अपने पेशेंट का, इंडिविजुअली उसको अच्छे से जानेगा, उसकी हिस्ट्री लेगा सारा कुछ, और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसकी थेरेपी करेगा, इंडिविजुअल की थेरेपी करेगा, या हो सकता है फैमिली थेरेपी की भी ज़रूरत पड़े। सो ये सारी चीज़ें होती है कि केस स्टडी में सारा कुछ देखा जाता है, ओवरऑल सारी हिस्ट्री वगैरह लेना पेशेंट की, और ये सब कुछ। आई होप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड मतलब पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे, स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और साइको एनालिसिस ये सब कुछ आएगा। आज मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाया क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, और कोई भी किसी भी किस्म का आप लोगों का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे ज़रूर पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, आप चैट में पूछ सकते हैं। जो कि ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हैं वो तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि हो सकता है आज के लेक्चर में कुछ हो सकता है कि इस तरह से कुछ बात समझ ना आई हो, क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ाया है। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सही सब कुछ जो है जितना मुझे पता है सब कुछ मैंने बताया हो। सो मगर फिर भी किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जो ऐड हैं स्पेशली वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, और बाकी जो हैं चैट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो मैंने सोचा था कि हम पीछे से सारा इसको थ्रू आउट रिवाइज कर लेंगे, मगर इसको अब कोई मूड नहीं। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ थॉट्स। सो बी रेडी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।